हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन एक बार। तो पिछली क्लास में बताया था रिवर जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर आ रही है। रिवर का ओरिजिन बेसिकली ऐसे क्षेत्रों से ही होता है जहाँ पे या तो बर्फ ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो, या फिर जो है वर्षा का पानी जहाँ पे संचित हो रहा हो, वहाँ से रिवर्स का फ्लो होता है। तो जो माउंटेन से रिवर आ रही है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि माउंटेन्स बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं। और बहुत ऊंचाई पर स्थित होने के कारण उनका स्लोप ढाल भी बहुत ज़्यादा होता है इस तरीके से। तो रिवर जो है बहने की गति के आधार पे हम उसको 3 स्टेज में बांट रहे हैं, यंग और ये मैच्योर और ये ओल्ड। तो हमने सबसे पहले यंग स्टेज को पढ़ा। यंग स्टेज में जो भी उसके इरोजनल फीचर्स हो सकते हैं, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है तो डिपॉजिट तो अब करने से रही कुछ भी, इरोजन ही करेगी, जितना करेगी तितना। तो अब इरोजनल फीचर्स के हमने जो है देखे अपर्दित फीचर्स। तो उसमें अपन लोगों ने जो है सबसे पहले बी शेप वैली, उसका फॉर्मेशन देखा किस तरह से होता है। बी शेप वैली के फॉर्मेशन के बाद गॉर्ज देखा। ये इस तरीके का गॉर्ज जो है, जो बी शेप वैली से थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है। तो इसका बड़ा भाई देखा, कैनियन। कैनियन जो बहुत ज़्यादा इरोड हो जाने के बाद, इरोड होने के बाद बहुत ज़्यादा गहराई हासिल कर लेती है जो है। और यहाँ पे ये घाटी में रिवर बह रही है। इस स्ट्रक्चर को हम कैनियन कह रहे थे। कैनियन के बाद फिर अपन लोगों ने वाटरफॉल देखा। वाटरफॉल में मैंने आपको बताया ये इसका जो रॉक्स वगैरह हैं वो हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। हार्ड रॉक जो है इरोज नहीं हो पाती, जबकि सॉफ्ट रॉक जो है उसको वाटर इरोड कर देता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से और बहुत स्लोप में जो है बह रहा है, गति भी इसकी ज़्यादा होती है, तो ये इरोजन करते चलता है। और इस इरोजनल फीचर को हम लोग कह रहे हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल। और यहाँ पे जो आपका था ये, इसको बुला रहे थे प्लंज पूल। क्या बुला रहे थे अपन लोग इसको? प्लंज पूल। और प्लंज पूल के अलावा ये जो एरिया था इसको अपन लोग प्लंज पूल। और यहाँ पे जो छोटे छोटे होल्स वगैरह क्रिएट हो गए थे, अपन लोग उसको पॉट होल्स बुला रहे थे। पॉट होल्स ये जो हैं। और इसके अलावा फिर अपन लोगों ने वाटरफॉल की एक दो इमेजेस वगैरह और देखी, जो है वाटरफॉल क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। फिर उसके बाद अपन लोगों ने एक ये देखा, वाटरफॉल जैसा ही है बट वाटरफॉल नहीं है, इसे अपन लोग कैटरेक्ट बुला रहे थे। क्या बुला रहे थे? कैटरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक के अल्टरनेटिव्स हैं। सॉफ्ट रॉक को यहाँ से इरोड हो गई, और ये हार्ड रॉक पे जिग जिग करते हुए गाना गाते हुए पानी बह के आ रहा है, इसे अपन लोग कैटरेक्ट बुला रहे थे। उसके बाद फिर अपन लोगों ने एक और लैंडफॉर्म देखा जिसे रैपिड्स बुला रहे थे। जो अब तक ये जो कैटरेक्ट थे, वाटरफॉल थे, वो वर्टिकली इरोजन हो रहा था। रॉक्स तो हार्ड सॉफ्ट थे, बट वो वर्टिकली थे। यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे सॉफ्ट, फिर यहाँ पे हार्ड, फिर यहाँ पे सॉफ्ट। अगर क्या हो, अगर हॉरिजॉन्टली हार्ड सॉफ्ट का पैटर्न बन जाए, यहाँ पे हार्ड, फिर आगे सॉफ्ट, फिर आगे हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट। ये सॉफ्ट जितना अभी मटेरियल है इरोड हो जाएगा और हार्ड रॉक से पानी बहना शुरू कर देगा, इस तरीके से जो है। तो यहाँ पे हार्ड रॉक आपको ऊपर वहाँ दिख रहे होंगे, सॉफ्ट मटेरियल यहाँ से सबसे इरोड हो गया। इस स्थिति को हम लोग रैपिड्स के नाम से जो है बुला रहे थे। फॉर्मेशन रैपिड्स का इस तरीके से होता है। अल्टरनेटिव्स होते हैं हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक। ये अपनी रिवर के यंग स्टेजेस के लैंडफॉर्म थे जहाँ पे इरोजन हो रहा था। यंग स्टेज के बाद मैच्योर स्टेज में जैसे ही रिवर आती है तो वहाँ पे कुछ डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट करती क्या है? जो सेडिमेंट्स यंग स्टेज से लेकर आ रही है। तो हम उस डिपोजिनल फीचर्स को बुला रहे थे एलुवियल फैन या एलुवियल कॉन्स, जलोढ़ शंकु। यहाँ पे देखो, ये
डिपॉजिट हो रखा है इसका सेडिमेंट वगैरह, ये देख लो इसके सेडिमेंट वगैरह ये डिपॉजिट हो रखे हैं। उसके बाद फिर अपन लोग जो है रिवर के ओल्ड स्टेज की तरफ बढ़े थे। ओल्ड स्टेज में आपको मियांडर बनते हुए दिखाई दे दिए। विसर्प कैसे बनते हैं कल विस्तार से बता चुका हूँ। गोखुर झील कैसे बनती है, ऑक्सबो लेक या हॉर्नशू लेक, ये देख लो मैंने कल बताया था जो है किस तरीके से ये ऑक्सबो लेक का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके बाद फिर अपन लोग और आगे बढ़े थे तो अपन लोगों ने ये यहाँ पे कट बैंक देखा, पॉइंट बार देखा। ये फीचर्स जो है विसर्प के ही फीचर हैं, अंडर के ही फीचर्स थे। बाहर वाला हिस्सा जहाँ से इरोजन हो रहा है उसको अपन लोग कट बैंक बुला रहे थे, और जहाँ पे ये डिपोजिशन हो रहा है वहां से पॉइंट बार बुला रहे थे। बाकी आपका मेंडर जो था वो इरोजनल और डिपोजनल दोनों फीचर्स का कंबाइंड था। और उसके बाद अपन लोगों ने लेवीज को देखा, तटबंध किस प्रकार से बनते हैं। उसके बाद फिर फ्लड प्लेन्स को देखा, बाढ़ के मैदान में कैसे बनते हैं। और बाढ़ के मैदान के बाद अपन लोगों ने देखा अब पेनी प्लेन, लास्ट फॉर्म ऑफ द इरोजनल लैंड फॉर्म। जैसे बताया था उस दिन के हिमालय जो है अभी फोल्ड माउंटेन है, नए बने हैं। अरावली फोल्ड माउंटेन है, बहुत पुराना हो गया है, इसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। और अरावली पेनी प्लेन बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ लैंड फॉर्म वगैरह रहे होंगे, बट वो अंततः सब इरोड हो गए और एक बाद में टीले बीले से बचे हुए हैं। ये पहले इस तरीके के जो पूरे फीचर्स थे, फिर इरोड होते होते इस तरीके के बचे, और इरोड हो गए और इरोड हो गए, और पेनी प्लेन की स्थिति आ गई। अब इतनी सारी प्रक्रिया देखने के बाद अपन लोगों ने आगे एस्टुरी और डेल्टा पे बात की। डेल्टा क्या होता है, एस्टुरी क्या होता है। और मैंने आपको बताया कि डेल्टा जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है, उन्हें समुद्र में मिलने से पहले या वहीं पे जो है डिपॉजिट कर देती है। वहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स जमा हुए हैं उससे मैदान का प्लेन्स का निर्माण होता है, और उसी को अपन लोग जो है डेल्टा बुला रहे होते हैं। एस्टुरी जो थी वो ज्यादा स्लोप में और ऐसे एरियाज में ट्रेवल, ऐसी नदियां जो हार्ड रॉक पे जो है ट्रेवल करके आ रही हैं, स्लोप ज्यादा है उनका, वो अपने साथ ज्यादा सेडिमेंट लेके नहीं आ पा रही हैं, और सीधे जाके समुद्र में बिना कुछ निक्षेप जमा किए हुए मिल जा रही हैं। उस स्थिति में जो आकृति लैंडफॉर्म जो बन रहा था उसे हम जो है एस्टुरी बुला रहे थे, उसको एस्टुरी बुला रहे थे। और डेल्टा और एस्टुरी की इमेज, ये एस्टुरी की इमेज है आपकी, ये डेल्टा की इमेज है। यहाँ पे इसने सेडिमेंट वगैरह जमा किए हुए हैं, और यहाँ पे कोई सेडिमेंट जमा नहीं हो रहा। फिर उसके बाद अपन लोग और आगे गए तो नदियों के ड्रेनेज पैटर्न को देखा। वहाँ पे अपन लोगों ने जो है बहुत सारे ड्रेनेज पैटर्न पे जो है बात की, और उन ड्रेनेज पैटर्न में अपन लोगों ने डेंड्रियाटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, एंगुलर, सेंट्रीपिटल, एनुलर, रेडियल और पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न को देखा और समझा। उसके बाद आज अपन लोग जो हैं, अपन लोग आज शुरू करने वाले हैं मरीन इरोजनल लैंडफॉर्म, समुद्री अपर्दित भूआकृति। जो जैसे कि आपका ये रहा समुद्र, ये आपका वो है सी वगैरह है, पानी वगैरह इसमें भरा हुआ है, और इसके पास में ही ये लैंडफॉर्म है। तो ये लैंडफॉर्म जो है, ये जो दोनों का सबमर्जेंस जो हिस्सा है, ये इरोड किस तरह से हो सकता है। तो एक तो ये इरोड हो सकता है विंड के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं सी वेव्स। और एक आपका हो सकता है ओशियन करंट बोलते हैं ना जिसे। आगे इसमें अपना एक सेपरेट लेक्चर रहेगा, उसमें जो है देखते हैं सी वेव्स के माध्यम से, करंट के माध्यम से। और आपके जो ज्वार भाटा वगैरह होते हैं, ज्वार भाटा कैसे आते हैं, इस पे भी अपना एक जो है लेक्चर रहेगा सेपरेट।
इस पे भी रहेगा। तो अभी हम जो है जो विंड से इरोजन हो रहे हैं उन लैंड फॉर्म को जो है देखेंगे। तो विंड आकृति क्या है? विंड चलती है ऊपर ऊपर जो है, ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर ही तो है जो विंड मूवमेंट कर रही होती है किसी भी डायरेक्शन में। डायरेक्शन मान लो अगर इस तरह का रहा हो तो इसकी जो अब पानी की जो ऊपरी परत है वो भी इसके साथ मूव करना शुरू करेगी। और ये जो एरिया है जहाँ पे ये समुद्र जो लैंड मास से लगा हुआ है जुड़ा हुआ है, तो ये वेव से जाके सी वेव से जाके इस लैंड मास से जाके वहाँ टकराएंगी। टकराएंगी तो कुछ हिस्से में इरोजन भी करेंगी। अब हो सकता है कि इरोजन कुछ इस तरीके से हो, यहाँ पे आके ज्यादा टकराएं, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा हार्ड रॉक रहा हो, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक रहा हो, यहाँ पे हार्ड हो, यहाँ पे सॉफ्ट हो। इस तरीके की कंडीशन हो सकती है ना, या कोई और अल्टरनेट कंडीशन। तो ये सी वेव्स जो है इसका किनारे का अपरदन करना शुरू कर देती है। इस तरह के अपरदन होने से जो भूआकृति बनती है, जो लैंड फॉर्म बनता है, उस लैंड फॉर्म को हम कहते हैं हेडलैंड। ये देखो सी वेव्स आ रही हैं इधर से, इधर से आ रही हैं ये, और इसका इरोजन शुरू हो गया। अब ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आगे आगे वाला, इसको हम हेडलैंड बुला रहे हैं। हेडलैंड। अगर आप कभी भी समुद्र वगैरह देखने जाओ, घूमने जाओ, और इस तरह की आकृति दिखे, दूर से चिल्ला के बोलना ये तो हेडलैंड है। क्या है ये? हेडलैंड। इसको हम लोग हेडलैंड बुला रहे हैं। और अगली जो अपनी आकृति है, देख लो यहाँ पे बहुत सारी आकृतियां बनी हुई हैं, इनके बारे में अभी विस्तार से जो है बात करने वाले हैं। सी स्टेक हो गया, नोच क्लिफ हो गया, सी आर्क हो गया, सी केव हो गया, वेव कट प्लेटफॉर्म टेरिस हो गया, ये भी टेरिस है, ये है सी क्लिफ। तो इन सब के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं धीरे धीरे। ये भी देख लो, ये आपका हेडलैंड है एक तरीके से, क्योंकि ये जो रोड हो रही है ना चीजें, ये जो आपका ये जो हिस्सा है, ये हम हेडलैंड बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? हेडलैंड। और ये जो आपका है ये जो आपका है, ये हिस्से को बुला रहे हैं बीच। क्या बुला रहे हैं? बीच। ये आपका बीच है। ये आपका जो नुकीला जो वो सिरा निकला हुआ है इस तरीके से, इसे हम हेडलैंड बुला रहे हैं। और ये है आपका बीच। अगर किसी दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि ये जो हिस्सा इरोड हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला जो हिस्सा इरोड हुआ है, इसे हम क्या बुलाएंगे? ये भी तो हो सकता है ना कि ये हिस्सा जो है, इसे हम बुलाएंगे सी क्लिफ। सी क्लिफ। तो सी क्लिफ याद रखना, ये वाले जो हिस्से हैं इन्हें हम बुला रहे हैं सी क्लिफ। ये आगे वाला जो है उसे हेडलैंड। और यहाँ पे जो ये डिपोजिशनल फीचर्स है, इसको हम जो है बुला रहे हैं बीच। बीच। ये बीच। ठीक है। बाकी अगर क्या होगा, अगर आपका ये जो है, ये हो गया आपका सी क्लिफ का रखा है पहले से ही। अगर ये इरोजन होते होते यहाँ से आर पार हो जाए और ये एक चिमनी रॉक जैसा खड़ा रह जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे स्टैक या चिमनी रॉक। स्टैक या चिमनी रॉक। अगर ये जैसे मान लो ये कोई हुआ करती है तुम्हारी, ये रही, ये रही, तो पहले आपको देख रहे होंगे कि ये यहाँ से जुड़ा हुआ था, फिर पानी का बहाव आता गया आता गया आता गया, और धीरे 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 उसने इतना हिस्सा पूरा इरोड कर दिया, और ये इस तरीके से इससे जुड़ा रह गया। लेकिन हो सकता है ये भी पहले इससे जुड़ा हुआ इस तरीके से कहीं जुड़ा हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो इरोड हो गया और जो है टूट गया, अब ये अकेली रह गई खड़ी। तो बोल रहे हैं चिमनी रॉक अपन लोग। क्या बोल रहे हैं? चिमनी रॉक। चिमनी रॉक भूल मत जाना, चिमनी रॉक। ये आपका जो पार्ट है। बाकी ये जो है, ये वाला जो आर्क की तरह बना हुआ है, क्या बना हुआ है? आर्क की तरह। देखो ये आर्क की तरह है ना, आर्क की तरह।
इसको अपन लोग बोलते हैं सी आर्क। सी आर्क क्या बोलते हैं इसे अपन लोग? सी आर्क। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। चिमनी रॉक मिल रही है, सी आर्क मिल रहा है, सी क्लिफ मिल रहा है। ये पूरा हिस्सा जो भी इरोड हुआ है, ये हिस्सा पूरा क्या है? सी आर्क, नहीं सी क्लिफ, सॉरी। और ये हिस्सा जो आपका है ये है सी आर्क। और ये आपका क्या है? चिमनी रॉक या स्टैक। बाकी ये देख लो, इसे क्या बुलाएंगे आप? हम्म ये तो हो गया आपका बीच। ये लोग बाग देखो बीच पे घूमने आए हैं ये। तो ये आपका हो गया बीच। ये आपका हो गया सी आर्क। आर्क आर्क जैसी स्थिति है ना। पहले ये हेडलैंड रहा होगा। ये हेडलैंड, जब यहाँ पे ये छेद नहीं हुआ होगा तब ये हेडलैंड रहा होगा। ये वाला हिस्सा जो इसका है ये क्या था? हेडलैंड था। बट इसमें एक नई स्थलाकृति बन गई इरोजन होते होते। ये बाहर निकल गया पूरा इसका मटेरियल। और ये जो आकृति बची है हम इसको बुला रहे हैं सी आर्क। सी आर्क। और बाकी ये का है आपको स्टैक है, चिमनी रॉक है, ये आपका है सी क्लिफ है ये। और और क्या भू आकृति हो सकती है? ये का आगे वाला हिस्सा हेललैंड है। अब क्या होगा कि ये पानी जो है इसमें आके अब फ्लो कर रहा है इस तरफ आके, इसमें इसकी जो क्लिफ है, दीवार है, इसमें आके टक्कर मार रहा है। तो आपको नहीं लगता कि धीरे 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 यहाँ पे गड्ढे होना शुरू हो जाएंगे, नोच बनना शुरू हो जाएंगे? देखो ये, देखो ये नोच, ये नोच, नोच बनना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे मिट्टी उसके नीचे से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अगर इस तरह के आपको छिद्र दिखाई दें तो इस तरह के अब छिद्रों को छिद्र नहीं बोलना है, बोलना है ये सी नोच है। क्या है ये? सी नोच। ये सी नोच हो गया आपका, ये हेडलैंड हो गया आपका। और ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सी आर्क। क्या हो गया? सी आर्क। और एक दिन जब ये अगला ये वाला हिस्सा टूट जाएगा, इरोड हो जाएगा, फिर इसको अपन लोग बुलाएंगे स्टैक या चिमनी रॉक। स्टैक या चिमनी रॉक। इस वाले हिस्से को जब ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा टूट जाएगा तब। तो अब तक अब कौन कौन सी चीजें अब पढ़ी? रिवाइज करो एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा? हेडलैंड देखा। फिर क्या देखा? सी क्लिप। और ये आपका सी नोच। और आपका सी आर्क। और क्या देखा? सी क्लिप हो गया, सी आर्क हो गया, सी नोच हो गया। हम्म। इतनी इस तरह आकृति अपनी हो गई। अब इसकी अगली जो है, अगर मान लो यही नोच जो वहाँ पे ये जो नोच थे, अगर ये नोच और ज़्यादा गहरे हो जाएं और ज़्यादा बड़े हो जाएं तो हम इनको अब क्या बुलाएंगे? हम इनको बुलाएंगे सी केव्स। क्या बुलाएंगे? सी केव्स। ये गुफा जैसी पूरी हो गई ना अब तो। ये देखो ये पूरी, और भी अंदर इसमें स्पेस है, अंदर जाके ये स्पेस है। पहले थे नोच, जब छोटे थे तब बुला रहे थे सी नोच। अब ये छिद्र और बड़े हो गए हैं, बहुत विशाल आकर के हो गए हैं, तो हम इनको अब बुला रहे हैं क्या? सी केव्स। क्या बुला रहे हैं हम उनको? सी केव्स। सी आर्क वाला एक और इमेज देख लो, ये भी आपका सी आर्क है। तो भूलिएगा नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत आसान से हैं। ये आपका हो गया सी आर्क, ये आपका सी केव, ये आपका हेडलैंड, ये आपका नोच। और इससे आगे था ये आपका स्टैक या चिमनी रॉक, ये आपका आर्क, ये सी क्लिफ। और ये बीच आपका, ये भी आर्क, ये इसका आगे वाला हिस्सा हेडलैंड। और अगर ये और ज़्यादा इरोड हो गया तो चिमनी या स्टैक, ये आपका बीच। इतनी सारी स्थलाकृतियां हो गई अपनी। अब एक और कंडीशन बनती है, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि पानी आ रहा है अभी। एक मिनट में आपको एक कोई इमेज लेके आ रहा हूँ आपके लिए, फिर रहिएगा। बिल्कुल।
ये इमेज देखिए आप, कुछ दिखा आपको? ये आपका लैंड मास एरिया है, लैंड मास एरिया है, ये आपका लैंड मास एरिया है। सी वेव्स वगैरह आ गई तो उन्होंने ये इतना हिस्सा जो है रोड कर दिया, यहाँ का हिस्सा मिट्टी विट्टी सब यहाँ से खत्म, पानी यहाँ तक आ गया, यहाँ भी पानी यहाँ तक आ गया, यहाँ भी पानी यहाँ तक आ गया। अगर हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाए, अभी हवा स्थल की ओर जो है चल रही है, अगर हवा स्थल के पैरेलल इस तरीके से समानांतर चलने लगे तो क्या होगा? तो जो होगा वो ये होगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है? हवाएं पैरेलल, ये इस तरीके से हवाएं चलना शुरू हो गई इस तरीके। तो आपको ही लगता है कि ये पानी का बहाव यहाँ से मिट्टी को अब काट के आगे जमा कर देगा, यहाँ पे आगे जमा कर देगा? ये आगे जमा हुआ भाग है, इसको हम बुला रहे हैं सैंड स्पिट। क्या बुला रहे हैं इसको हम? सैंड स्पिट। सैंड स्पिट, ये देख लो, यहाँ से ये जो सी वेव्स हैं इन्होंने इस यहाँ से मिट्टी को उठाया और इसी दिशा में आगे की तरफ जमा कर दिया, आगे की तरफ जमा कर दिया। इसको हम बुला रहे हैं सैंड स्पिट या सैंड बार या सैंड स्पिट, सैंड स्पिट। अगर क्या हो कि ये यहाँ से जो इरोजन हुआ है लैंडफॉर्म, जो डिपॉजिट यहाँ से जो अपरदित माल है, जो सेडिमेंट है, वो माल यहाँ जमा हो जाए, यहाँ तक जमा हो जाए, पूरी इस जो एरिया है इसको बंद कर दे, यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लैंड मास हो जाए और ये समुद्र का पानी अंदर भरा रह जाए। हो सकता है ना? जैसे यहाँ तक, यहाँ पे सैंड स्पिट आ गई यहाँ तक, थोड़ी और आगे तक आ जाए तो बंद हो ही जाएगा अपने आप ही। और अगर ऐसी कंडीशन हो गई, हो चुकी है, होती है ऐसी कंडीशन, ऐसी बात थोड़ी है। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो मैं उसको बुलाऊंगा लेगून झील। लेगून झील, लेगून बहुत बार सुना होगा, लेगून लेगून लेगून, बट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कि लेगून क्या होता है। इस तरीके से अगर जो है सैंड स्पिट इसके मुंह को बंद कर दे, ये द्वार बंद कर दे, अंदर पानी भरा रह गया, इधर भी लैंड मास है इसके चारों तरफ और इधर भी चारों तरफ लैंड मास है, बीच में ये समुद्र का पानी भरा रह गया, इसी समुद्र के भरे हुए पानी को मैं लेगून झील बुला रहा हूँ, क्योंकि इसने एक झील नुमा आकृति धारण कर ली है। क्या बुला रहा हूँ मैं इसको? लेगून झील। लेगून क्यों? खारे पानी की झील होती है, क्योंकि जो पानी भरा हुआ है, आपको पता है कि पानी समुद्र का भरा हुआ है, जब समुद्र का पानी भरा हुआ है तो खारा तो होगा, जाहिर सी बात है। अगर इसमें एक नया शब्द, नया शब्द क्या? टोम्बोलो दिख रहा है, लेकिन टोम्बोलो को देखने से पहले इसे देखो, क्या लिखा है? बे। वे लिखा है। अब पहले अपन लोग पढ़ चुके हैं टर्मिनोलॉजी में कि समुद्र के ये इस तरह का हिस्सा जो सर्कुलर पैटर्न पे हो, उसको अपन लोग बे बुला रहे होते हैं। अभी आपकी बे हो गई, और अगर ये सैंड स्पिट यहाँ तक आ जाएगा तो यही लेगून बन जाएगी, और इसको अपन लोग सैंड बार या सैंड स्पिट बुला रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई लैंड मास है और यहाँ पे ये आपका कोई है लैंड मास, ये वाला पूरा, अगर ये जो है सैंड स्पिट या सैंड बार दोनों लैंड मासेज को मिला दे, आपस में मिला दे, तो इस रास्ते को क्या बोलेंगे? रास्ता मैंने लाल लाल कर दिया है ये, इस रास्ते को क्या बुलाएंगे? इस रास्ते का नाम है टोम्बोलो। टोम्बोलो। अगर एक लैंडमास दूसरे लैंडमास से किसी माध्यम से कनेक्ट हो जाए, किसी माध्यम से कनेक्ट हो जाए, तो उसे हम टोम्बोलो बुलाएंगे। टोम्बोलो किस माध्यम से कनेक्ट हो जाए? सैंड स्पिट के द्वारा, सैंड बार के द्वारा, सैंड बार, रेतीला मार्ग हो, सैंड बार, और रेत वो रेगिस्तान वाला नहीं, समुद्री रेत। सैंड बार के द्वारा एक लैंडमास से दूसरा लैंडमास कनेक्ट हो रहा है, एक स्थल से दूसरा स्थल कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, तो मैं उसे टोम्बोलो बुला रहा हूँ।
टॉम वैल्यू समझ में आ गया। बाकी ये देख लो, सैंड बार सैंड स्पिट क्या है, इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से ये जो रोड हुआ था ये यहाँ पे आगे डिपॉजिट हो गया है और यहाँ तक ये डिपॉजिट हो गया है। के अंदर वाला जो ये है सिस्टम, इसको मैं बुला रहा हूँ लेगून लेक, लेगून झील। सर तो आपका ओशियन है ही है। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये देख लो, ये जो है ये लैंड मास है, ये भी लैंड मास है, दोनों इस सैंड बार के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं। इसी सैंड बार को मैं टोम्बोलो बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? टोम्बोलो। ये लैंड मास है, ये लैंड मास है, दोनों कनेक्ट हो गए, टोम्बोलो बुला रहा हूँ मैं इसको। ये तो आपकी भूआकृतियां हो गई मरीन। अब आगे शुरू करने वाले हैं कोस्ट लाइन्स ऑफ सबमर्जेंस। सबमर्जेंस मतलब समुद्र के जो किनारे हैं, तट हैं, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार से के हो सकते हैं मतलब, हाँ भाई उनका भी तो इरोजन वगैरह हो रहा होगा कुछ, कि वेव्स वगैरह के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो उनकी भी तो जो है भू आकृति में बदलाव आएगा। इरोजनल फीचर्स या डिपोजिशनल फीचर्स के कुछ लक्षण वो भी तो दिखाएंगे। समुद्र के तट, कोस्ट लाइन लिखा हुआ है ना, का मतलब यह समुद्री तट, समुद्री तट। तो अब इनका इनका जो है सबमर्जेंस वो पढ़ने वाले हैं अपन लोग। तो इनके सबमर्जेंस में पहला जो आपका कीवर्ड है वो है रिया। रिया क्या होता है? तो रिया को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। डायग्राम आपका ये है कि यहाँ पे एक ये लैंड मास था, जमीन का पार्ट था, और इधर आपका ये ओशियन वगैरह था। हाँ, पानी वानी यहाँ पे पूरा जो है भरा हुआ था। अब रिवर इस तरह से आ रही है यहाँ से। रिवर जो है ये थोड़ा ढालू लैंड मास बना देता हूँ यार, जिससे तो हम एक यहाँ लैंड मास ये जमीन का भाग है अपना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लैंड, जमीन का भाग। नदी आ रही है कोई इधर से, आपकी नदी आ रही है तो अपने साथ सेडिमेंट वगैरह सब कुछ लेके आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये नदी जो है यहाँ पे धीरे धीरे इस क्षेत्र को, इन क्षेत्रों को अब काटना शुरू कर देगी? जब इन क्षेत्रों को काटना शुरू कर देगी रिवर, इन क्षेत्रों का इरोजन करना शुरू कर देगी, तो ये समुद्र का पानी इन कटे हुए क्षेत्रों में घुस के आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या कि नदी का पानी समुद्र में जा रहा है या समुद्र का पानी नदी के पानी तक आ रहा है। एक वो अपना है ना, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, वही। तो वही क्या था अलंकार, उसमें भ्रांतिमान था क्या था? तो वही हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम। ये इतना इरोड कर देगी रिवर, इतना इरोड कर देगी कि समुद्र का पानी इस इरोड हुए स्थान पे जो अब खाली स्थान बचा है, क्योंकि इसकी मिट्टी तो आगे चली गई और यहाँ पे जगह अब खाली हो गई। अब ये समुद्र का पानी और और नदी का पानी मिल जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इस स्थान पे किसका पानी है, समुद्र का है कि नदी का है। दोनों पानी सबमर्जेंस कर जाएंगे। इस स्थिति को मैं रिया बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? रिया। ये देख लो, देखना क्या है, देखना ये है कि देखो ये नदी इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी। अब इसने ये पूरा एरिया जो है अब खाली कर दिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया रोड हो गया। यहाँ पे आपका था ओशियन। अब ये देखो ये ओशियन का पानी अंदर आने लगा इसमें, यहाँ तक ओशियन का पानी आ गया। पता ही नहीं चल रहा कि ओशियन का पानी है कि रिवर का पानी है। तुम बता सकते हैं आप ये ओशियन का पानी है कि रिवर का पानी है? ये सबमर्जेंस हो गए आपस में, कन्वर्ज हो गए जो है, पता ही नहीं हो पा रहा है कि रिवर का पानी है या ओशियन का पानी है। अगर इस तरह की भूआकृति हो तो मैं उस भूआकृति को बुलाऊंगा रिया। क्या बुलाऊंगा? रिया। ये और देख लो,
दिख रहा है कुछ देखने को? ये आपका उधर ये ओशियन वोशियन था अपना, इधर से ये रिवर यहाँ से फ्लो होके जा रही थी। ये इसने इरोजन वगैरह कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है कि नदी का पानी है कि समुद्र का पानी है, क्या है। इस तरीके की भूआकृति को मैं रिया बुलाऊंगा, रिया। और रिया का कीवर्ड याद रखना, आर। रिया जो है वो रिवर से बना हुआ है, रिवर से बना हुआ है। रिया का फॉर्मेशन रिवर के माध्यम से हुआ है। आर आर याद रखने योग्य चीज है, और याद भी आसानी से बनी रहेगी। आर मीन्स रिया और आर मीन्स रिवर। क्लियर? रिया और रिवर। नेक्स्ट था आपका कीवर्ड फिजॉर्ड। ये और देख लो, रिया। हाँ, यहाँ पे ये नदी और समुद्र का पानी एक जैसा हो गया। और ये कुछ बुद्धिजीवी तो इतने होंगे, इस गति को देखकर, इस बहाव को देखकर कह रहे होंगे कि यहाँ कहीं जहाज जा रहा है पानी। ए भाई, अपनी क्लास में कोई बुद्धिजीवियों की कमी थोड़ी है। अरे बस मैं पंछी को देखकर, ये पंछी कहाँ पे जाके बैठेगा मैं बता दूंगा। ऐसे ऐसे बुद्धिमान है अपने पास, जो है ऐसे ऐसे विद्वान है अपनी क्लास में। पंछी को देखकर पंछी के बैठने की जगह बता देते हैं ये लोग। समझ रहे हैं ना? बहुत विद्वान है भाई। तो ये जो आपका लैंड फॉर्म है, इसको अपन लोग क्या बुला रहे हैं? रिया। रिया मेड बाई रिवर। ओके। अगला था आपका फिजोल्ड। फिजोल्ड मतलब आ गया, ये रहा आपका। अगला अपना टर्म जो था वो था फिजोल्ड। क्या था? फिजोल्ड। फिजोल्ड क्या है? तो फिजोल्ड में आपको याद रखना है कि ये ग्लेशियल एक्शन से बना है। ग्लेशियर ने इसको बनाया है। ग्लेशियर ने बनाया है। बिल्कुल ग्लेशियर ने बनाया है। तो फिजोल्ड के साथ आपने आपने याद रखना है कि ये ग्लेशियर ने बनाया है, ग्लेशियर ने बनाया है। और रिवर को, रिया को रिवर ने बनाया है। रिया रिवर भी बना सकती है भाई, बट अभी तो जो है रिवर ने रिया को बनाया है। बाकी फिजोड़ आपका जो है वो ग्लेशियर से निर्मित स्थलाकृति है। अब फिजोड़ क्या है, कैसे बनते हैं, एक बार देख लेते हैं अपन लोग। ये देखो, मान लो कहीं कोई कोस्टल एरिया है, समुद्र है, उसके पास ग्लेशियर्स वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह हैं, उनके ऊपर जो है ग्लेशियर्स वगैरह हैं। तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, पानी आने से जो रिया की स्थिति थी, वही स्थिति फिजोड़ की हो जा रही है। ग्लेशियर का पानी ये और समुद्र का पानी दोनों आपस में सबमर्ज किए जा रहे हैं। दोनों पानी आके मिल गए हैं, मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये समुद्र का पानी है या जो ग्लेशियर से बर्फ मेल्ट होके आ रही है उसका पानी है। पता ही नहीं हो पा रहा है कि पानी आखिर है किसका, ये समुद्र का है या ग्लेशियर का है। तो इस कंडीशन में हम इस स्थलाकृति को कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे फिजोल। 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 क्लियर? तो इतना याद रखना है बस। फिजोल ग्लेशियर से निर्मित स्थलाकृति है, और रिया रिवर से निर्मित स्थलाकृति है। अगला एक वर्ड और है इसमें, और उस वर्ड को जान लेते हैं, और वो वर्ड है डाल्मेशन। ये देख लो, ये भी आपकी उसी की स्थलाकृति है। किसकी? या फिजोल की। ग्लेशियर दिख रहे हैं ना? दिखने चाहिए, और ना दिखे तो भी हाँ बोलो। हाँ, दिख रहे हैं। ये है आपका ग्लेशियर, ये सब ग्लेशियर। यहाँ से बर्फ धीरे धीरे पिघल के इस ओर आ रही है, आ रही है, आ रही है। और ये इस तरीके से समुद्र का पानी और ग्लेशियर का पानी सबमर्ज हो गया है। पता ही नहीं चल रहा है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। और इस स्थलाकृति को हम लोग फिजोर्ड बुला रहे हैं, फिजोर्ड। FJORD। गुड। अब इसके बाद अपन लोग बात करने वाले थे डाल्मेशन की। तो डाल्मेशन क्या है? अब आपको बता तो चुका हूं कि ये सब सबमर्जेंस से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। और आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए और मुझे बताइए कि डाल्मेशन क्या है। बताओ भाई।
चलिए शुरू करते हैं, क्यों बने करोड़पति। लेकिन वो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल कि डाल्मेशन क्या है। सबमर्जेंस ऑफ माउंटेन, इतना याद कर लो, माउंटेन रेजेस। सबमर्जेंस ऑफ माउंटेन रेजेस, पर्वत की रिजेस, चोटियां समुद्र में डूब रही हैं, पर्वत डूब रहा है और उसकी चोटियां चोटियां बची हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि ये पर्वत समुद्र में डूब गया है, डूब। इस स्थिति को हम डाल्मेशन बुला रहे हैं। समुद्र का पानी यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है। बेशक समुद्र का जल स्तर बढ़ गया हो, या ये जो आ, पर्वत श्रृंखला थी वो उतनी ऊंची नहीं हो, कुछ भी कोई भी कंडीशन रही हो, बट पानी सर के ऊपर तक आ चुका है और ये रिजेस दिखाई दे रही हैं, केवल रिजेस दिखाई दे रही हैं। इस कंडीशन को मैं डाल्मेशन बुला रहा हूँ। और इमेज देख लीजिए आप, डाल्मेशन क्या है, दिखा कुछ दिख तो रहा होगा। हाँ देखो, ये समुद्र का पानी कहाँ से आ गया है और ये चोटियां हैं, हैं, यही बची हुई हैं। बाकी पूरा पर्वत तो डूब गया, डूब गया। रेजेस दिखाई दे रही हैं बस उसकी जो है। और इसके अलावा अच्छे से देखना है तो यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुमको अच्छे से दिखाता हूँ इसको। कहाँ आओ मेरे पास, देखो दिख रहा है कुछ? हम्म, नहीं दिखा? अरे भैया तुमको नहीं दिखेगा, कैसे हो भाई। देखो ये पानी बह रहा है, पूरे ये माउंटेन्स वगैरह सब डूबे हुए हैं, केवल उनकी चोटियां दिखाई दे रही हैं बस, केवल उनकी चोटियां दिखाई दे रही हैं बस। बाकी पूरा समुद्र के पानी में सबमर्ज कर चुका है, सबमर्ज कर चुका है। ये और देख लो कैसे, देखो समुद्र का पानी बहे जा रहा है और ये केवल माउंटेन की रिसेस वगैरह दिखाई दे रही हैं। और ऐसा होता कब है? जनरली ऐसा जब होता है जब कोई पर्वत श्रृंखला किसी समुद्र के किनारे स्थित हो सकता है कुछ चोटियां उसमें ऊंची भी हों, जो अधिक ऊंचाई पे हों, जहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन जो चोटियां समुद्र के ठीक किनारे स्थित होती हैं जो है, वो धीरे धीरे जो है सबमर्ज करने लगती हैं, और लाइक दैट स्ट्रक्चर बी कॉल्ड डाल्मेशन। डाल्मेशन होगा क्लियर, डाल्मेशन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद अपन लोग शुरू करेंगे एक अदर चैप्टर, और उसमें है आपका, बताता हूँ आपको हम क्या शुरू करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर विंड को लेके बैठ गए आज तो फिर तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो आज ग्लेशियल लैंड इरोजनल लैंडफॉर्म, ग्लेशियर के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां। ग्लेशियर ने जो भी अपरदन किया है, उस अपरदन से जो स्थलाकृतियां बनी हैं, उन स्थलाकृतियों का अध्ययन करने वाले हैं अपन लोग। फिर कल जो है दो तीन तरह की स्थलाकृतियां और रह जाएंगी, उनको जो है अब कल देख लेंगे। एक तो की आपकी ग्राउंड वाटर, और दूसरी आपकी विंड से निर्मित स्थलाकृतियां, हवा से निर्मित, जैसे कि रे, रेगिस्तान वगैरह में जो भी होती हैं। और यही दो प्रकार की स्थलाकृतियां बचेंगी, इनको देखेंगे कल। आज इसे जो है समेट देते हैं। तो जनरली ये बताओ आप मुझे सबसे पहले तो कि फ्लो जो है वो पानी का ज्यादा होगा या ग्लेशियर का ज्यादा होगा? पानी लिक्विड अवस्था में है, ग्लेशियर सॉलिड अवस्था में है, बर्फ के ही भाग तो हैं। तो बहाव जो होगा, फ्लो जो होगा, वो पानी का ज्यादा होगा या ग्लेशियर का? जाहिर सी बात है, पानी लिक्विड है, बहाव ज्यादा होगा। ग्लेशियर ठोस है, तो उसमें एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाएगी, बहाव उसका होगा अब कम। कम क्यों होगा? क्योंकि ठोस है। ठोस है तो जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पानी क्या इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा था? वो तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा था, एकदम यहाँ से तोड़ दे रहा था।
एकदम आया यहाँ पे वर्टिकली गिरा, ये पूरा इरोजन वरोजन सब कर दिया उसने। तो लेकिन ग्लेशियर जो है कंपेरेटिव टू रिवर, कंपेरेटिव टू वाटर, उसका फ्लो थोड़ा धीमा होता है, थोड़ा स्लो होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता यू टाइप में मूवमेंट करता है। अगर इधर से कोई गिरेगी और इसके यहाँ से कोई हिमखंड वगैरह आया, यहाँ से कोई हिमखंड आया, ऐसे नहीं किसी ने धकेल दिया हो, मतलब अपनी मर्जी से आ रहा है धीरे धीरे, तो वो इस तरीके से एकदम आराम आराम से आएगा और यू टाइप का जो है शेप बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट कम है उसमें। कारण क्या है मूवमेंट कम होने का? क्योंकि वो सॉलिड है, क्योंकि वो सॉलिड है, आइस है वो। अब यहाँ पे अपन लोग हैंगिंग वैली और ये अरेटी, हॉर्न, चान, पीटर नोस्टर लेक, सर्किस, ग्लेशियल थ्रो, ये सब पढ़ने वाले हैं अपन लोग। तो एकदम आराम से शुरू करने वाले हैं। ग्लेशियर थ्रो क्या है? ये ओरिजिनल स्ट्रीम कट वैली मॉडिफाइड बाय ग्लेशियल एक्शन। ग्लेशियल एक्शन से जो बनने वाली जो वैली है, कट वैली है, उसका यू शेप का आकार है, इसका यू शेप का आकार है, इसका यू शेप का आकार है, उसे हम यू शेप वैली बुला रहे हैं। ग्लेशियल एक्शन से बनी है, यहाँ से एकदम आराम आराम से, जो आराम आराम से। उधर क्या थी रिवर में? वी शेप वैली थी, वी शेप वैली थी, और गहरी हो गई, गोर्ज बन गई, और गहरी हो गई, अब कैनियन बन गई। बट यहाँ पे ये यू शेप वैली बना रही है, यू शेप वैली बना रही है, रिवर वी शेप वैली बना रही थी। तो याद हो जाएगा आराम से कि यू शेप वैली का फॉर्मेशन ग्लेशियल एक्शन से होता है, ग्लेशियल एक्शन से होता है, ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं यू शेप वैली। इमेज देख लो, ये इधर से अपना आराम आराम से जो है, यहाँ से आराम आराम से ये यूसुफ वैली का निर्धारण करते हैं, यूसुफ वैली का फॉर्मेशन करते हैं। आया समझ में? और ये और देख लो आप एक बार, ग्लेशियर है आपका ये ग्लेशियर क्या है? बेसिकली आपके दिमाग में तो ये इमेज नहीं बनी होगी कि ग्लेशियर क्या है। अरे भैया, जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, ऊंचाई ज्यादा ऊंचाई पे होने के कारण तापमान गिरता है ऊपर की तरफ जाने पे। गिरता क्यों है? ये अपनी अगली क्लास जो होने वाली है उसके बाद शुरू करने वाले हैं अपन लोग क्लाइमेटोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी की ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी शुरू, जलवायु विज्ञान शुरू। वहां पे अपन लोग ये अब पढ़ेंगे कि ऊपर की तरफ जाने पे तापमान क्यों कम होता है, पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ क्यों जमी होती है, वो सारी जो है। तो अभी बस इतना जान ले रहे हैं कि ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर उतना नहीं है तो बर्फ जम गई। पहाड़ों पे जो ये चारों तरफ से बर्फ जमी है, मैं उसको ग्लेशियर बुला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत बड़ी मात्रा में, बार बार नहीं दिखती, बस बर्फ ही बर्फ दिखती है। मैं उसको ग्लेशियर बुला रहा हूँ, और ये ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होके इन्हीं से नदियों वगैरह में पानी वानी आता है। तो अब ये ग्लेशियर है, तो ये कौन कौन सी स्थलाकृतियां जो है बना के दे सकता है अपन लोगों को? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये तो इसका ऊपर वाला एकदम पीक है, पीक सींग जैसा है ना, मैं इसको हॉर्न बुला रहा हूँ। तो उसका ऊपर वाला जो सींग जैसा है, जैसे माउंट में चोटी होती है, पीक बुलाते हैं जिसे, बट यहाँ पे मैं इसको हॉर्न बुला रहा हूँ, सींग। और ये देख लो, ये लाइक चेयर शेप स्ट्रक्चर, लाइक चेयर शेप स्ट्रक्चर, कुर्सी जैसी जो स्थलाकृतियां है। अब यहाँ पे नहीं आपको दिखी, यहाँ देख लो, देखो ये कुर्सी जैसी बनी हुई है, ये देख लो, ये कुर्सी जैसी बनी हुई है, ये कुर्सी जैसी बनी हुई है पूरी, ये देख लो स्ट्रक्चर, कुर्सी जैसा है ना, ये देख लो कुर्सी जैसा है, जैसे तुमको यहाँ पे बिठा दें और तुम जो आराम से बैठ जाओ, सर्दी लग जाएगी। कहाँ कहाँ पे बिठाने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो ये आपकी बात हुई यहाँ की। तो ये आपका जो चेयर शेप स्ट्रक्चर है, लाइक ए चेयर शेप स्ट्रक्चर,
मैं इसको कोरी बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? कोरी। क्या बुला रहा हूँ? कोरी। कोरी। सर्किव या कोरी। किसको कोरी बुला रहा हूँ? लाइक ए चेयर शेप स्ट्रक्चर। किससे बने हैं? ग्लेशियर से। और मैं आपसे पूछूं कि ये इरोजनल फीचर्स दिखाता है या डिपोजिशनल? क्या बताएंगे आप? अरे मैं सर आंखें बंद करके बता दूंगा। ये इरोजनल फीचर्स दिखा रहा है। ये अपर्दित फीचर्स, अपर्दन की निशानी है ये। बर्फ यहाँ से पिघल चुकी है और ये लाइक चेयर शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है, कुर्सी जैसा बन गया है। इसके आकार कुर्सी जैसा बन गया है। क्लियर? कोरी आपको हो गया क्लियर? हॉर्न आपको हो गया क्लियर? अब आगे। अब आगे। अब आगे क्या है? अब आगे ये है। ये बताओ। वाटर तो चलो ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि उसका जो है वेग ज्यादा होता है, लिक्विड भी है, तो वो यहाँ पे गड्ढा वगैरह नीचे इरोजन वगैरह बहुत ज्यादा कर देता है। बट क्या इतना इरोजन कर पाएगा जितना पानी कर देता है ग्लेशियर? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जब बिल्कुल नहीं कर पाएगा तो यहाँ से जो भी बर्फ के टुकड़े या चट्टानें यहाँ से इधर मूव करके आ रही हैं, मूव करके आ रही हैं, फिर यहाँ से ये नीचे गिरेंगी। तो क्या ये वैली लाइक स्ट्रक्चर नहीं है? वैली, जहाँ पे वैली, वहां पे उधर हमने रिवर में लाइक वाटरफॉल पड़ा हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे ये पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, और पानी नहीं, बर्फ आ रही है ग्लेशियर से, तो उतना इरोजन नहीं कर पाएगी। और ये अगर पानी होता तो इसको एकदम से काट के इसको यहाँ पे नीचे बहा देता, बट बर्फ इसको काट नहीं पा रही है, ये लटकी हुई है। तो हम इसको हैंगिंग बोली नहीं, वैली नहीं बोल सकते क्या? लटकती घाटी कहीं पड़ा होगा, हैंगिंग वैली, लटकती घाटी, लटकती घाटी, देखा हुआ ना कहीं पे हैंगिंग वैली लिखा हुआ? हैंगिंग वैली क्या है आज समझ में आया। और हैंगिंग वैली कैसे बनी है ये मालूम पड़ा, क्योंकि ग्लेशियर उतने इरोजन नहीं कर पाते कि ये आगे वाला हिस्सा यहाँ से हट जाए, ये इसको काट दें और एकदम से ऐसे फ्लो बन जाए। ये लटक रही है यहाँ पे, यहाँ पे। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं हैंगिंग वैली बुला रहा हूँ, लटकती घाटी बुला रहा हूँ। इसका इसका कंपोजिशन है ये, किससे बना है? ग्लेशियर से बना है, ग्लेशियर से बना है। ग्लेशियल एक्शन है ये। क्या एक्शन है? ग्लेशियल एक्शन है ये। ग्लेशियर से बना है हैंगिंग वैली। और हैंगिंग वैली की सर एक इमेज तो ये रही। देवी और सज्जनों आओ शुरू करते हैं, क्यों बने करोड़पति। देखो भाई, हैंगिंग वैली, ये बर्फ है, पानी नहीं है, बर्फ है। पानी होता तो इसको पूरा काट के यहाँ पे फेंक देता बाहर, यहाँ पड़ा मिलता ये। बट धीरे 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 जो है बर्फ नीचे आ रही है, और इस शेप को मैं हैंगिंग वैली बोल रहा हूँ, लटकती घाटी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? लटकती घाटी। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट अपना जो है वो है एरिट। एरिट और हॉर्न। हॉर्न तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हॉर्न क्या होता है। बट एरिट को समझ लेते हैं अपन लोग, एरिट को समझ लेते हैं। एरिट को समझने के लिए हमें चलना होगा एक कदम ऊपर, और हम यहाँ। ये बताओ मुझे, ये आपको कुछ दिख रहा है? ये कुछ दिख रहा है इसका? ये कोने कोने बने हुए हैं, एक कोना यहाँ होगा, एक कोना यहाँ भी है, और ये एक कोना यहाँ भी है। दिख रहा है ना? ये जो कोने बने हुए हैं इसके, ये जो कोने बने हुए हैं इसके, जो कोने बने हुए हैं इसके, ये तो आपका 2D शेप है। मैं आपको 3D में लेके चलता हूँ।
ये कोने आपको इस तरीके के दिखाई देंगे, इस तरीके के दिखाई देंगे, और इस तरीके से जो कोने दिखाई देंगे, मैं उनको एरीट बुला रहा हूँ, अरीट बुला रहा हूँ, एरीट बुला रहा हूँ। इसको, इस स्थलाकृति को मैं क्या बुला रहा हूँ? एरीट। अरे वहां न जाओ, गिर जाओगे। वहां कहाँ कहाँ न जाओ, एरीट पे न जाओ। कहाँ न जाओ? एरीट पे न जाओ, गिर जाओगे। क्लियर? तो एरीट पे बिल्कुल खड़ा नहीं होना है, गिर जाओगे। एरीट से दूर रहना है। एरीट समझ में आ गया? एरीट समझ में आ गया क्या है? हम्म। एरीट यही, ये जो मैंने लाइंस वगैरह बनाई हैं, ये एरीट का ही जो है पार्ट है। एरीट क्लियर, हॉर्न क्लियर, लेक, हैंगिंग वैली, ये चीजें आपकी स्पष्ट हो गई? 1 सेकेंड ब्रदर। हम्म। तो ये आपका हॉर्न हो गया। अब अगली स्टेज क्या होगा? अगर 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 ग्लेशियर का जो बर्फ वगैरह है वो एक जगह इकट्ठी हो जाए। अरे ग्लेशियर पूरा समतल थोड़ी, आपको पता है एकदम ऐसे उठा हुआ है जो है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है जो बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको अपन लोग ग्लेशियर बुला रहे हैं। अगर कहीं पे खड्डा हो, गड्ढा, और उस गड्ढे में ये बर्फ यहाँ पे आके जमा हो जाए, जो हल्की फुल्की लिक्विड भी हो सकती है, और नहीं तो बर्फ, तो ये सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये एक लेक का शेप ले लेगी। मैं इसको लेक बुला सकता हूँ। कौन सी वाली लेक? गोंगपुर लेक बुलाओगे क्या? अरे नहीं सर, वो तो वहां पे थी। मैं इसको टान लेक बुला सकता हूँ, टान लेक बुला सकता हूँ। तो जो लेक, जो झील ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई है, मैं उसको टान लेक बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? टान लेक। सर, अगर ऐसी झीलें कहीं दो चार इकट्ठी मिल जाएं तो क्या बुलाओगे? एक टन, दो टन, तीन टन? नहीं, मैं उसको बुलाऊंगा पीटर नोस्टर लेक। मैं उसे पीटर नोस्टर लेक बुलाऊंगा, पेटर नोस्टर लेक बुलाऊंगा। क्या बुलाऊंगा उसे मैं? जोर से बोलो भाई। हाँ, मैं उसको पेटर नोस्टर लेक बुलाऊंगा। एक टन, दो टन और ये तीन टन, तीनों टनों को मिलाकर बना है आपका पेटर नोस्टर लेक। किससे बने हैं? ग्लेशियर से। किससे बने हैं? ग्लेशियर से। और आपका नेक्स्ट वन, ये तो आपके इरोजनल फीचर्स थे। कुछ एक आपके डिपोजिशनल फीचर्स भी जो है देख लेते हैं। पोजिशनल फीचर्स, पोजिशनल फीचर्स इसके आपके, इसके ग्लेशियर के, ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब जो जमा होके जो इससे स्थलाकृति बनने वाली हैं, तो क्या होंगे? ग्राउंड मरीन देखेंगे, ये कैटल लेक्स देखेंगे, आउटबॉस प्लेन देखेंगे, मोरिन देखेंगे, ये मोरेन, और टर्मिनल फील्ड देखेंगे। देखते हैं बारी बारी से। तो अब ये याद रहना चाहिए कि कौन क्या है। आउटबॉस प्लेन और एस्कर, ये देखते हैं सबसे पहले क्या है। और देखने वालों ने तो देख भी लिया होगा, वेन ग्लेशियर रीचेज इट्स लोएस्ट पॉइंट एंड मेल्ट्स। जब मेल्ट होना शुरू हो जाता है, इट लीव्स बिहाइंड ए स्ट्रेटिफाइड डिपोजिशन मटेरियल, परतों में consistent of rock debris, clay, sand, gravel. It's the layered surface is called till plane or an outwash plane. समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है ना? समझाते हैं तुमको भैया। और ये क्या है आपका? एस्कर। जब ग्लेशियर जो है अपने मेल्ट होने की स्थिति पे, पिघलने की स्थिति पे, लिक्विड में बदलने की स्थिति पे आ जाता है, द्रव में स्थिति बदलने की स्थिति पे, तो वो बहना शुरू कर देता है, लेयर्स में बहना शुरू कर देता है। और अपने साथ जो डेब्रिस, मलबा, रॉक का मलबा जो साथ ले जाता है, क्ले, सैंड, ग्रेवल, जो भी
और वो लेयर्स में उनको ले जाके बिछा देता है। इस तरह से निर्मित मैदानों को मैं आउटबॉस प्लेन बुला रहा हूँ। इसमें क्या है भाई, ग्लेशियर है आपका ये आपका ग्लेशियर है। कहाँ रहा, यहाँ मान लो इस पे जो है इतनी बर्फ जमी हुई है, इसका जो है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आ गया। ये अपना जो है यहाँ से धीरे धीरे हल्का 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 पिघलना शुरू कर दिया। पहाड़ों से आ रहा थोड़ा बहुत तो सैंड पार्टिकल और आपका डेब्रिस वगैरह क्ले सैंड वो सब आएगा लेके अपने साथ भाग के लाएगा। और इसने इनको यहाँ पे परतों में जमा कर दिया, परतों में जमा कर दिया, परतों में जमा कर दिया। जैसे कि रिवर मैदान का निर्माण करती हैं, ये यहाँ पे ही मैदान का निर्माण कर रहा है। बट रिवर से बने मैदानों को प्लेन्स कहते हैं और ग्लेशियर से बने मैदानों को मैं आउटबॉस प्लेन कह रहा हूँ। आउटबॉस प्लेन, दैट क्लियर। आउटबॉस प्लेन बुला रहा हूँ मैं उनको, आउटबॉस प्लेन। अब बारी है एस्कर की। एस्कर क्या होता है, बाइंडिंग रिजिज, बाइंडिंग रिजिज, बाइंडिंग रिजिज, बाइंडिंग रिजिज में आपका है, वहां पे आप देख रहे थे सर इस टाइप का स्ट्रक्चर तो लेवी भी था। और लेवी नदियों के किनारे किनारे जो तटबंध थे उनको मैं लेवी बुला रहा था, लेवी बुला रहा था। लेकिन ये भी एक तरीके से तटबंध हैं, तटबंध हैं, ये तटबंध हैं, तटबंध ही तो हैं। ये देखो ये जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं सब क्या हैं, तटबंध हैं। मैं इसको एस्कर बुला रहा हूँ, एस्कर बुला रहा हूँ। ग्लेशियर से पानी आता है तो इन रास्तों से होकर जो है वहाँ निकल जाता होगा। ये लैंडफॉर्म जो है रोड हो गए और जो ये इनके बन गए क्या, तट बन गए। ये जो बन गए तट, मैं इनको बुला रहा हूँ एस्कर। और यही अपन लोगों ने रिवर में लेवी के नाम से देखा था और मैं यहाँ पे इसको एस्कर्स बुला रहा हूँ, एस्कर्स बुला रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं बना ही दे रहा हूँ भैया, देखो मैंने ई बना दिया, ई बना दिया, ई से एस्कर, ई से एस्कर, ई से एस्कर। ई की भुजाएं लंबी कर दी मैंने, देखो ई की भुजाएं लंबी कर दी और ये मैंने ई से बना दिया एस्कर। आगे बढ़े, कहाँ कहाँ पे मिलते पाए जाते हैं, तो ये मिलते हैं ये आपका नॉर्थ एटलांटिक में, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, वहाँ सब मिलते हैं। और भैया ज़्यादातर ग्लेशियर तो हायर लेटीट्यूड पे ही मिलेंगे ना। यहाँ पे अपना अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, सूर्य की गर्मी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, कैंसर, कैप्रिकॉन, इनके बीच में सूर्य घूमता है। यहाँ हायर लेटीट्यूड्स पे इतनी धूप नहीं आ पाती, इतनी धूप नहीं आ पाती। यहाँ पे सर्दी जैसा मौसम रहता है, सूर्य ताप की मात्रा होती है कम यहाँ पे, तो बर्फ़ ज़्यादा जमती है। और बर्फ़ ज़्यादा जमेगी तो ज़्यादातर ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन तो यहीं पे होगा और यहीं पे ज़्यादातर एस्कर्स मिलेंगे। हाँ, हिमालय की चोटियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं, वहाँ पे जो है बर्फ़ जमी रहती है। हाँ बट जो है अब एक बेचारा हिमालय और यहाँ पे पूरा ये जो है उत्तरी ध्रुव और पूरा दक्षिणी ध्रुव जो है, तो वहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, अब आगे अपना नेक्स्ट कीवर्ड, नेक्स्ट कीवर्ड क्या है। और ये जो लाइंस आपको ये दिख रही है ना ऊंची ऊंची, ये इतनी छोटी नहीं है। आप अपनी खेत की मेड़ जो होती है उतना जो है समझ रहे हो आप। इन पे रोड तक बनाए जा सकते हैं, इन पे रोड इतने चौड़े होते हैं ये कि गवर्नमेंट इन पे रोड तक बना देती है। देख लो ये, यही स्ट्रक्चर है इसका, ये इस तरीके से ये इसको अपन लोग एस्कर्स बुला रहे थे। नेक्स्ट है आपका केम टेरेस और ड्रमलिन, केम टेरेस और ड्रमलिन। अब ये क्या होते हैं भैया, केम क्या होता है ये देख लो। केम बेसिकली क्या है कि जब ग्लेशियर थोड़े बहुत मेल्ट वगैरह हो रहे होते हैं तो उसमें कुछ आइस पार्टिकल और कुछ थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आके पानी
तो ये जब बह रहे होते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे होते हैं, तो एक रास्ते का निर्माण कर लेते हैं, एक रास्ता बना लेते हैं अपने लिए। और मैं इसी रास्ते को केम बोल रहा हूँ, केम्स बोल रहा हूँ। केम, कम, आओ आओ, कहाँ से आओ, रास्ते से आओ, इस रास्ते से आओ, और इस रास्ते को मैं केम बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? केम। गुड। नेक्स्ट वन इज ड्रमलिन। ड्रमलिन तो बहुत बार आता है एग्जाम वगैरह में। ड्रमलिन्स क्या होते हैं? बेसिकली ड्रमलिन्स को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ड्रमलिन्स जो बनते हैं ना, वो हवा की फ्लो के आधार पर बनते हैं। और इनसे हमें ये मालूम पड़ता है कि आखिरकार ग्लेशियर्स किस दिशा में मूव कर रहे थे, किस दिशा में जा रहे थे। तो इसके लिए हमें ड्रमलिन्स को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनसे ग्लेशियर का मूवमेंट पता चलता है कि ग्लेशियर आखिरकार किस दिशा में मूव कर रहे थे। ये आपका नीचे ये बेड रॉक है, के ऊपर ये बर्फ जमी हुई है, इधर से ये विंड का मूवमेंट है, फ्लो हो रहा है, और ये आगे की तरफ जो है जा रहा है। और इसकी एक इमेज देख लो, ड्रमलिन की ये रही। और इस ड्रमलिन की इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से जो है इस दिशा में ग्लेशियर मूवमेंट कर रहा है, इस दिशा में। तो ड्रमलिन हमें बेसिकली ये बताते हैं कि ग्लेशियर किस समय पे किस दिशा में मूव किए हैं बेसिकली। बाकी याद रखिएगा, ड्रमलिन जो है क्या है? इन्वर्टेड बोट शेप डिपोजिशन, नाव के आकार का जो है निक्षेपण है, जो टिल प्लेन कॉस्ड बाई डिपोजिशन, जिनके डिपोजिशन से ग्लेशियर प्लेन्स का, मैदानों का जो है निर्माण करने में सहायक हैं ये लोग। तो ड्रमलिन आपका हो गया, और इससे मूवमेंट का भी जो है पता चलता है। नेक्स्ट बने आपका अपना कैटल होल्स। कैटल होल्स क्या होते हैं? और सुनो, अगर बोर हो गए हो ना कि बहुत सारे कीवर्ड हो गए, तो इनको पहले लिख लेना, इरोजन के आधार पे, डिपोजिशन के आधार पे, और अलग अलग रिवर के ये, और ओशियन के ये, ग्लेशियर के ये, इस तरीके से। और इरोजनल अलग, डिपोजिशनल अलग, फिर इनको याद करना, और हो सके तो इमेज वगैरह की सहायता से। आप मुझसे बोलेंगे, मैं आपको पीपीटी वगैरह जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट है कैटल हॉल्स और मोरैन। मोरैन क्या होता है? कैटल हॉल्स क्या है? कैटल हॉल्स तो बेसिकली वहाँ पे आपने पॉट होल्स को देखा, यहाँ पे कैटल हॉल्स। याद इतना रखना है कि पॉट होल्स रिवर के माध्यम से, झरने के माध्यम से, वाटरफॉल के माध्यम से बने थे। कैटल हॉल्स ग्लेशियरिक एक्टिविटी से बने हैं। बने क्या हैं? गड्ढे वड्ढे रहे होंगे। जब गड्ढे रहे होंगे तो वहाँ पे उन गड्ढों में जो है मेल्ट होके ये बर्फ या पानी जो है भर गया, यहाँ पे सेमी सॉलिड अवस्था में भर गया। तो इन्हीं गड्ढों को मैं कैटल हॉल्स बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? कैटल हॉल्स, कैटल हॉल्स, कैटल हॉल्स, इनको कैटल हॉल्स, कैटल हॉल्स। क्लियर? जो गड्ढे हैं, मैं इनको कैटल हॉल्स बुला रहा हूँ। कैटल हॉल्स किससे बने हैं? तो बोलो भैया। ग्लेशियर से बने हैं, ग्लेशियर से बने हैं। किससे बने हैं? ग्लेशियर से। दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज ग्लेशियर सेडिमेंट। कि ग्लेशियर है तो सेडिमेंट तो अपने साथ लेके आएगा, क्यों ना लेके आए। तो ग्लेशियर का सेडिमेंट है, उस सेडिमेंट को मैं मोरेन बुला रहा हूँ। वहां पे उसने डेल्टा के रूप में निक्षेपित किया, और यहाँ पे मोरेन के रूप में निक्षेपित हो रहा है, मोरेन के रूप में। रिवर डेल्टा बना रही थी, ग्लेशियर मोरेन बना रहा है, निक्षेपण कर रहा है निक्षेपों का, अवसादों का। ये यहाँ से अवसाद जो है चारों ओर से आए, इकट्ठे हो गए, और ये एंड देन एक यहाँ पे जमा हो गए, और एक स्थलाकृति का निर्माण कर लिया। और मैं इस स्थलाकृति को मोरेन बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? मोरेन। एक बार में समझ ना आए, 2 बार क्लास देखना, 3 बार क्लास देखना, और अपनी रफ कॉपी पे 20 बार लिख के देख लेना, रिवाइज कर लेना, फिर लिख लेना, फिर काट देना, फिर मिटा देना, फिर लिख लेना। याद, जब तक याद ना हो छोड़ना मत। और लास्ट वन अपना है नुनाटक्स। ये क्या होते हैं? अरे ग्लेशियर थे, और जो
रिजेस थी माउंटेन की, तो इन पे यहाँ पे इतनी बर्फ जमी, केवल माउंटेन की रिजेस दिखाई दे रही हैं, बस चोटियाँ चोटियाँ थोड़ी थोड़ी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। बाकी पूरा एरिया बाकी पूरा एरिया बर्फ से ढक गया। देखो ये चोटियाँ केवल दिखाई दे रही हैं, बाकी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अब इन्हीं चोटियों को मैं लुनाटक्स बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? लुनाटकास, लुनाटक्स, लुनाटकास, जो भी बोलना है बोलिए आप, बट इतना ध्यान रखिए, ग्लेशियल आइसलैंड, ये आइसलैंड तो हो ही जाएगा भाई, बीच में बर्फ 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 और एक आइसलैंड जैसा बन गया। वहां पे आइसलैंड था कैसा? पानी पानी, लैंड मास, दैट कॉल्ड इज आइसलैंड। यहाँ पे बर्फ बर्फ, ये लैंड मास बीच में, कॉल्ड इज ग्लेशियल आइसलैंड, को हम बुला रहे हैं लुनाटक्स नाम से। तो ठीक है फिर, अपने ये ग्लेशियर के और ये सब लैंडमार्क्स पूरे हो गए, बाकी विंड के बचे हैं और आपके ग्राउंड वाटर के बचे हैं, वो पढ़ेंगे कल। और कल आखिरी क्लास, और उसके बाद जो अपना क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए